जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आप सभी का फोर्स एकेडमी के 5 के पंच में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आप सब लोग 5 के पंच की सीरीज का स्पेशल लेक्चर बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये सीरीज आप लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल और कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो 2017 का पेपर, कौन सा पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों? 2017 का पेपर हमारे बीच में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया 2017 का ये ए पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, 133 नंबर पर क्वेश्चन क्या आपसे पूछा है, देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। विच कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर मेड द फॉलोइंग डिक्लेरेशन अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1904? पार्टीशन बंगाल अब पढ़ते हैं कि 1905 में हुआ, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सुनिए आप क्या पूछ रहे हैं। डिक्लेरेशन अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1904, बंगाल यूनाइटेड is a power, Bengal divided will pull in different ways, this is a perfectly true and one of the merits of this scheme। हिंदी में देख लेते हैं। 1904 में बंगाल विभाजन के बारे में किस उपनिवेशी प्रशासन ने निम्नलिखित घोषणा की थी? क्या कहा था इसने कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है तो इनको तोड़ना पड़ेगा और विभाजित बंगाल विभिन्न रास्तों की ओर खींचेगा। यह पूर्णतः सत्य इस योजना का एक गुण है। कौन क्या है भाई? आपको होता है 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने अनाउंसमेंट हुआ और उसी के आधार सितंबर में कर दिया जो अक्टूबर में जाके हुआ था। लेकिन उस समय अब ये जो लॉर्ड कर्जन तो नहीं थे, वो ये जो नाम आ रहा लॉर्ड मिंटर साहब, ये तो बाद में वो बनेंगे तो इनका भी नाम नहीं। अब बच्चे रीजले साहब और सर लेंसेंट हैरे। जी हां, ये जो दो लोग हैं ये वहां के उस समय लेफ्टिनेंट कमिश्नर साहब हुआ करते थे और ये जो है वहां के होम सेक्रेटरी हुआ करते ना, होम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो एच.एस. रीजले इसका सही आंसर है। ये वहां के होम सेक्रेटरी हुआ करते थे। कौन सी गवर्नमेंट के? बंगाल गवर्नमेंट के। इन्होंने कहा था कि भाई जो बंगाल अगर एक है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम बहुत शक्तिशाली है, इसको तोड़ेंगे तभी हमारा कुछ हो पाएगा। फिर लॉर्ड कर्जन साहब ने इस चीज को मानते हुए फिर 1905 में अमिटमेंट की घोषणा कर दी थी बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट, हु लॉन्च द बारडोली सत्याग्रह 4 फरवरी 1928? किसने लॉन्च किया था इसको? 4 फरवरी 1928 को किसने बारडोली सत्याग्रह आरंभ किया? अब बारडोली में आपको नाम पता, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो महात्मा गांधी ने क्या लॉन्च किया था? अब इसमें क्वेश्चन हो सकता है जो आंसर आप सोच रहे वो ना हो। सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और कल्याण जी मेहता। अधिकतर लोग का ध्यान कल्याण जी मेहता पे जाएगा, क्योंकि कल्याण जी और कुंवर जी मेहता दो भाई थे जिन्होंने इसकी शुरुआत के समय बहुत सारा काम किया, लेकिन लॉन्च करने का काम जो वास्तव में किया इसमें वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था बच्चों। गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को इसका पूरा वो दिया जिम्मा और इन्होंने लॉन्च किया। बाकायदा सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बॉम्बे सरकार झुकती है। इनका नारा था नो टैक्सेशन, हम कोई कर नहीं देंगे, कर मत दो, डू नॉट पे टैक्स। बारडोली सत्याग्रह से इनको एक उपाधि दी मिली थी बच्चों, सरदार की उपाधि, याद रखना सरदार। और ये उपाधि वुमेन ऑफ बारडोली, बारडोली की महिलाओं ने इनको दी थी, जो बाद में गांधी जी ने इनको उपलब्ध कराई कि भाई आज से तुम सरदार कहे जाओगे। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल का जीवन का बहुत बड़ा एक तरह से मैं कहूं तो ये सत्याग्रह था बारडोली, गुजरात में ही है। 135 नंबर पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट डिड नॉट पार्ट सपोर्ट कांग्रेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंट? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था? अब देखो, कई बार ये क्विट इंडिया में पूछा जाता है कि बस क्विट इंडिया में कौन सी रियासत ने सपोर्ट नहीं किया था। अब यहां पूछा सिविल डिसोबीडियंट। सिविल डिसोबीडियंट आपको भी पता है कि 1930 में गांधी जी की जब 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत हुई थी, 11 पॉइंट्स डिमांड, और यहीं से उन्होंने दांडी मार्च शुरू कर दिया था। फिर जिसी को हम नमक सत्याग्रह कहते हैं, इसको सॉल्ट मार्च कहते हैं। और गांधी जी 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 12 अप्रैल को पहुंचे दांडी, और वहां से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को लॉन्च किया। किस रियासत ने सपोर्ट नहीं किया था? देखो, अब देखो ये मामला था, गुजरात में चल रहा था मामला, लेकिन ऐसा नहीं था। सिविल डिसोबीडियंट पूरे देश भर में लागू हुआ। भावनगर, जूनागढ़ और काठियावाड़, ये तीनों रियासत वो है जो कहां की रियासत है? गुजरात की रियासत। लेकिन मैसूर कहां का है भाई?
मैसूर तो दक्षिण कर्नाटक में आता ना, मैसूर रियासत जहां पे वाडियार रूल करते थे। तो इन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया था क्योंकि ये वहां का इनका संबंध नहीं था, याद रखना। तो मैसूर रियासत का इससे संबंध नहीं आता। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन सी रियासत ने सपोर्ट नहीं किया, तो फिर आपका आंसर जूनागढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूनागढ़ आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सिविल डिसोबीडियंट क्योंकि इस क्वेश्चन पूछा तो आपका आंसर मैसूर होगा बच्चों। कौन सा होगा? मैसूर, याद रखिए बिल्कुल। नेक्स्ट, which one of the following is a feature through and philosophy of कंदुकुरी वैरसलिंगम? याद रखना, कंदुकुरी वैरसलिंगम के विचार एवं दर्शन कौन सी एक विशेषता है? अब ये है कौन? पहली बात तो ये नाम आपने कहीं सुना नहीं होगा, मैं बता देता हूं। कंदुरी वैरसलिंगम, याद रखना, फादर ऑफ रेनेसो, फादर ऑफ रेनेसो इन तेलुगु लिटरेचर। याद रखना, किस चीज के? तेलुगु भाषा के पुनर्जागरण के पिता माने जाते हैं। ये चीज ध्यान रख लेना आप। कौन? कंदुकुरी वैरसलिंगम। तो इनकी क्या विशेषता थी? ही बिलीव्ड द साइंस एंड मॉरलिटी वेर अनकॉन्सिडेटेड टू ट्रूथ। उनका विचार था कि विज्ञान और नैतिकता सत्य से असंबद्ध थे। ही बिलीव्ड इन यूनिवर्सल एजुकेशन, वह सर्वव्यापी शिक्षा में विश्वास करते थे। He believed that language had no role in including morality in student. उनका विश्वास था कि विद्यार्थियों के मन में सदा आचरण बैठाने में भाषा की कोई भूमिका नहीं है। He did not attempt to build a national consciousness and cultural base. उन्होंने किसी संस्कृति के आधार पर राष्ट्रीय चेतना बनाने का प्रयास नहीं किया। सही पूछा है, याद रखना। मैंने कहा he was the father of तेलुगु रेनेसो, तो ये दो तो नहीं हो सकते जो भाषा की बुराई कर रहे हैं। फिर एक था कि विज्ञान नैतिकता संबंध, ये भी नहीं होगा। तो ये था कि ही वाज द बिलीव इन यूनिवर्सल एजुकेशन। याद रखना, सर्वव्यापी शिक्षा में विश्वास करते थे। सभी शिक्षित होने चाहिए, इनका एक मतलब था कि सभी व्यक्तियों को शिक्षा मिलना चाहिए। तो इनका बड़ा आंदोलन चला, बहुत फेमस पर्सनैलिटी रहे ये। द नेम ऑफ कॉलीग्राफर इन अकबर कोर्ट हु वाज ऑनर्ड विद द जरीन कलम कॉल्ड गोल्डन पेन। तो आपको याद रखना, अकबर के दरबार में सुलेखकार का क्या नाम है? जो अच्छा कॉलीग्राफर है, जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था, अकबर ने उसको सम्मानित किया। अबुल फजल हिस्टोरियन थे लेकिन अच्छे कॉलीग्राफर नहीं थे। तानसेन महोदय म्यूजिशियन रहे। तो ये दो तो नहीं हो सकते। अब बचे कौन? मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद कासिम। तो ये कासिम साहब का संबंध नहीं है इनसे। अब बचे मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन कश्मीर से थे, वॉज अ गुड कॉलीग्राफर। याद रखना, बहुत अच्छा इन्होंने नशहक करके एक बहुत अच्छी पैटर्न, पोएम पैटर्न को इजाद किया था, जिसमें अकबर की बहुत सारी चीजों को बाद में लिखा गया। तो अकबर ने इनको सम्मानित किया था किस चीज से? जरीन कलम या गोल्डन स्वर्ण कलम से। ये सम्मान दिया था किसको? मोहम्मद हुसैन को। याद रखना, ये याद आपको बहुत जरूरी है। तो आज के लिए बच्चों इस लेक्चर में इतना, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन बड़े स्पेशल है, जिसमें हमने मॉडर्न भी देख लिया, ठीक है ना, और मेडिवल भी देखा। तो आप चीजों को बड़े ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं। आज के लिए इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।